चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर गद्दोपुर ग्राम पंचायत में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से समझने वाले, मछली शहर के कद्दावर नेता, हरिजन समाज के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले जनार्दन जाटव जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जौनपुर की मछली शहर लोकसभा के समीकरणों को समझना बड़ा जरूरी है। दरअसल आपको बताते चलें कि 2019 में जब यहाँ मछली शहर लोकसभा में चुनाव हुए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीपी सरोज को 181 वोटों से विजय श्री मिली थी। लेकिन पिछली बार 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। इस बार गठबंधन जैसी कोई स्थिति नहीं है। मायावती अकेले लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस बीपी सरोज को टिकट दिया है उनका क्षेत्र में विरोध है? क्या भारतीय जनता पार्टी का यह प्रत्याशी पुनः सांसद बनकर के मोदी जी के हाथों को और मजबूत करेगा? क्या कुछ होने वाला है मछली शहर में, यह सब कुछ 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 25 मई को जो छठे चरण का चुनाव है वो चुनाव कैसा चल रहा है, मछली शहर की आबोहवा क्या कुछ कह रही है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए जनार्दन जाटव जी हैं और उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जनार्दन जी, सबसे पहले तो दिल्ली से आपका मछली शहर की सरजमी पर चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। आपने दिल्ली में एक लंबी कैंपेनिंग की है, उसके बाद 25 मई को जौनपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं और कई जिलों में भदोही है, आजमगढ़, बनारस चुनाव है 25 मई को छठे चरण में। मछली शहर को जो अब तक आपने भापा है, मछली शहर के अलग अलग स्थानों में दलित समुदायों के बीच जाकर के, अलग अलग समाज के बीच जाकर के आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, आबोहवा क्या कुछ कह रही है? सर्वप्रथम आपके इस सौराष्ट्र समाचार को देखने वाले, इस चैनल को देखने वाले आपके सभी दर्शकों को मेरा जनार्दन की तरफ से जय श्री राम, जय भीम। देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन आपने सवाल को समेट दिया कि सिर्फ मछली शहर या सदर विधानसभा ने, लोकसभा ने, पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जो विकास की लहर है वो धरातल पे दिखती है और दिखने की ही वजह से आपने जैसे बीपी सरोज जी का नाम लिया, 181 वोटों से जीते थे। इस बार आप नोट कर लीजिएगा, 2 लाख का आंकड़ा पार होगा जीत के लिए। वो जीत के लिए क्यों होगा? क्योंकि बीपी सरोज जी जब आए थे तो कोरोना का काल था। कोरोना काल में 3 साल तो उनके वैसे ही बीत गए और 2 साल उनको मिला। 2 साल में उन्होंने जनसंपर्क जो भी हो सका वो किया। ये जो टर्म आएगा, इस टर्म में दिखेगा कि बीपी सरोज जी के काम क्या बोलते हैं और इसी विश्वास के साथ क्षेत्र की जनता उनको वापस प्रचंड वोटों से जिता रही है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा। एक समाज ऐसा है, पिछली बार गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बसपा का, इस बार मायावती अकेले के दम पर चुनाव लड़ रही हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, वो मुफ्त का राशन हो, अच्छी सड़कें हो, वो शौचालय हो, या फिर दूसरे प्रकार के आवास हो, दूसरे प्रकार के काम हो, उससे दलित समाज के वोट बैंक में कोई बदलाव होगा? दलितों के बीच, आप अपने समाज के बीच जा रहे हैं, भाजपा के प्रति लोगों का कैसा झुकाव दिख रहा है? देखिए, कोई योजना या कोई लाभ ये तो मिलता है, ये एक संवैधानिक नियम है, सबको मिलता है। लेकिन चाहे कोई अकेले लड़े, चाहे कोई गठबंधन के साथ लड़े, आप समझते हैं ना, एक पात्र के अंदर अगर 4 उस तरह के कोई जीव रखने हो जो कूदते फांदते हैं, तो सोच लीजिए वो कैसे कूदे फानेंगे। तो उनको बहन जी को समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने अपने आप को उससे अलग कर लिया और स्वयं के दम पे लड़ रही हैं। वो उनकी किस्मत है, उनके पार्टी की अपनी एक रणनीति होगी जिसके तहत लड़ें। लेकिन भाजपा एक स्तंभ है। और मेरे समाज की बात करी आपने, क्योंकि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के समाज से आता हूँ। वैसे मैं सनातनी हूँ, समाज कहना गलत होगा, मैं एक सनातनी हूँ। और इस समाज के लिए जितना मोदी सरकार ने किया, वो 55 साल पहले जो कांग्रेस की सरकारें थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पतन किया है। संविधान के नाम पे बाबा साहब को प्रयोग जरूर किया, लेकिन बाबा साहब की सभी निशानियों को मिटाने का काम कांग्रेस ने किया है। और क्या भाजपा ने किया, वो मैं किसी टाइम पूछेंगे तो आपको मैं पूरा विस्तार से जरूर बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और आपसे जरा जानना चाहूंगा। विपक्ष जो समाजवादी पार्टी यहाँ यूपी की प्रॉपर है, इसके बाद कन्हैया कुमार पर जरा आएंगे। विपक्ष जो है वो मोदी जी के इस नारे को लगातार टारगेट कर रहा है। मोदी जी ने बड़े बड़े मंचों से यह कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में 400 पार, 400 पार, 400 पार। विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता के साथ अखिलेश यादव कह रहे हैं, ममता बनर्जी करिए, ये 400 पार नहीं 400 हार है। अब तक जो 5 चरणों के चुनाव हुए उसमें विपक्ष कह रहा है कि बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन लड़ा है। क्या लग रहा है, 400 हार या 400 पार? सिंपल सा एक जवाब मेरा रहेगा, आप 55 साल में अर्श से फर्श पे आ गए। क्यों?
55 साल आपने राज किया और आज आपको उन दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है जिन दलों ने आपको नकार दिया था। केजरीवाल ने बोला था दुनिया में सबसे मैं गठबंधन कर सकता हूं, सबके साथ जा सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के साथ मैं कभी नहीं जा सकता हूं। आपको ऐसे ऐसे बोले गए, ऐसे ऐसे ताने दिए, आप उसके साथ जुड़े। ये आपकी कामयाबी नहीं, ये आपकी वो मजबूरियां दिखा रही हैं कि साम दाम दंड भेद बेशक लेट जाना पड़े, लेकिन मोदी के खिलाफ खड़ा होना है, खड़ा होना है, खड़ा होना। लेकिन मैं बता दूं, आप लोग कुछ भी कर लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है का नारा पूरा हिंदुस्तान का 140 करोड़ बोलता है। वो कैसे, वो आपने देखा है। और जब पूछेंगे तो मैं आपको बताता भी रहूंगा कि 400 पार कैसे लगेगा। अर्जुन जी, आपने बोला ना, बहुत लोग पत्रकार लोग बंधु बोलते हैं। आप ये देखिए, बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं उनको कांग्रेस ने या अन्य पार्टियों ने प्रयोग किया है। जैसे कहते हैं ना, जूते को पहनिए और घर के अंदर घुसते बाहर निकाल दीजिए, ऐसा प्रयोग किया गया है। इस तरीके से प्रयोग किया गया। आपने देखा, अगर भाजपा के बारे में कुप्रचार किया जाता है कि भाजपा ठाकुरों पंडितों की पार्टी है, यही बोला जाता है। मैं कहता हूं भाजपा अगर है तो सिर्फ और सिर्फ दलितों की पार्टी, उसके बाद में सब जातियों की पार्टी है। और वह मैं आपको प्रमाण देता हूं। प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया, सब जग जाहिर है। श्री राम के चरण धोए गए, पूजे गए। उससे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन हरिजनों के भी पैर धोए थे जो सफाई कर्मचारी थे। क्या आप उसको भूल गए? तो कैसे ये पार्टी ठाकुरों पंडितों की पार्टी है? ये पार्टी दलितों की, चमारों की, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की, सबकी पार्टी है। और सबसे पहली इस जनार्दन चमार की भारतीय जनता पार्टी है। बहुत आक्रामक। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली की पॉलिटिक्स पर जरा चर्चा करते हैं। दिल्ली पूर्वी से चुनाव चल रहा है, बहुत धमाकेदार। उसमें एक प्रत्याशी हैं, मैं देख सकता हूँ, कन्हैया कुमार, और एक मनोज तिवारी। चूंकि मनोज तिवारी से आपके संबंध बड़े अच्छे हैं, जग जाहिर है। इस पे एक सवाल रहेगा, कन्हैया कुमार के ऊपर पुराने देशद्रोही मुकदमे कई थे उनके ऊपर। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक अलगाववादी नेता को लेकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, इस तरीके से प्रयोग किया था। वहीं मनोज तिवारी पर आरोप लगता है कि 2 बार सांसद रहे लेकिन क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। इन 2 प्रत्याशियों में किसकी जीत किसकी हार, किस तरह देखते हैं? ये तो आपने जो सवाल ही कर दिया ना, ये सवाल तो मतलब कंपैरिजन ही नहीं बनता, कि मतलब तुलना ही नहीं बनती। कन्हैया कुमार वही है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यही बोला गया था। अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा हैं। उसकी तुलना मनोज तिवारी से करते हैं। मनोज तिवारी जी कौन है? जिसके ऊपर साक्षात सरस्वती माता का आशीर्वाद था, चकाचौंध की दुनिया में था, फिल्मी दुनिया में था, जहां कोई दूर दूर तक परेशानी नहीं, धूप क्रीम पाउडर सब लगता था। आज वो इंसान गलियों में धूल फाक रहा है, किसके लिए? सनातन के लिए। आज वो धूल किसके लिए फाक रहा है? भारत के लिए। वो धूल किसके लिए फाक रहा है? पूरे विश्व में भारत का परचम लहराए नरेंद्र मोदी, उसके लिए। आपने मनोज तिवारी जी को देखा क्या? उसने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, फिल्मी दुनिया त्याग दी, शोहरत त्याग दी, क्रीम पाउडर त्याग दिया। आज वो धूप में 47 डिग्री में गली गली में जा रहा है, प्रचार कर रहा है। और कन्हैया कुमार, सोचना पड़ेगा, जिस धरती पे रहते हो उस धरती को गाली देते हो कि भारत भारत में कहते हो कि अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। क्या है ये? मनोज तिवारी कौन? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर नाम किसने दिया था? अर्जुन जी, थोड़ा सा इतिहास में जाइए। एक ब्राह्मण ने दिया था। उस ब्राह्मण ने बाबा साहब को पढ़ने का मौका दिया, बाबा साहब को बढ़ने का मौका दिया। उस ब्राह्मण ने बाबा साहब को विजयवाड़ा के राजा साहब से वजीफा दिलवा के विदेश में पढ़ने का मौका दिया। वही बाबा साहब को मदद करने वाला एक ब्राह्मण था। और इस जनार्दन हरिजन, जनार्दन चमार को अगर कोई सपोर्ट देने वाला है तो वो भी एक ब्राह्मण है। मनोज तिवारी ने मुझे भांजे के रूप में अपनाया। मैं चाहता हूं वो इंसान, आप उसकी तुलना कीजिए कि बाबा साहब को सपोर्ट करने वाले उस ब्राह्मण को और जनार्दन चमार को अपनी गोद में भांजा कहकर बैठाने वाले इस ब्राह्मण को, तो उसकी तुलना कन्हैया से कहां करेंगे? कुछ नहीं है। मैं एक चीज और आपको रोकना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे हैं। उन्होंने एक बहुत ड्रामेटिकल आरोप लगाया है मोदी जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर मोदी का तीसरा कार्यकाल आया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि वसुंधरा राजे की तरह खत्म हो जाएगा, मुरली मनोहर जोशी की तरह खत्म हो जाएगा, आडवाणी जी की तरह खत्म हो जाएगा। तो केजरीवाल के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? केजरीवाल जी जब दिल्ली के, अच्छा बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं दिल्ली की में रहता हूं। देखिए, दिल्ली में जब केजरीवाल जी आए तो उनके वचन थे, अन्ना हजारे के साथ बैठे, अन्ना को ले लेते। अपने बच्चों की कसम खाई कि अपने बच्चों की कसम खाता हूं, राजनीति में नहीं आऊंगा। पलटू राजनीति में आया।
उसने बोला लाल बत्ती नहीं लूंगा, पलटू ने लाल बत्ती ली, उसने बोला मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, बंगला लिया। उस आदमी की बात करते हैं जो पल पल बदलता है, और उस व्यक्ति ने दिल्ली को डुबो दिया, दिल्ली को डुबो दिया। अर्जुन जी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दिया। मोदी जी किताब के साथ कॉपी फ्री देते हैं, पेंसिल फ्री देते हैं, वो दारू की एक बोतल के साथ दारू दिया सभी युवाओं को। अगर नर्क में गर्क में डुबोने का काम किया तो केजरीवाल जैसे पलटू आदमी ने किया। पूरी दिल्ली को नशे के अंदर डुबो दिया। पूरी दिल्ली का नाश करने वाला अगर कोई है तो केजरीवाल है साथियों। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार जनसंपर्क करें यूपी की कई सारी लोकसभाओं में, अब तक आपको माहौल कैसा दिख रहा है कि इस बार 80 सीटें अपने यहाँ यूपी में हैं और एक कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं पूरे देश में, कैसा लग रहा है, क्या कुछ स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है? देखिए, ये कोई आपके मेरे कहने से नहीं होगा अर्जुन जी, आप इतिहास उठाइए। अभिनंदन क्या वापिस आ सकता था हिंदुस्तान में? सरबजीत सिंह पाकिस्तान की जेल में रह गया, मर गया, मरने के बाद लाश आई क्योंकि मनमोहन सरकार थी। लेकिन अब आप देखिए, अभिनंदन हमारा एक पायलट पाकिस्तान में जाके उनका शिकार होता है, वहां गिरता है, लेकिन ये 56 इंची का सीना था नरेंद्र मोदी का कि उन पाकिस्तानियों को, अभिनंदन को 24-48 घंटे के अंदर बॉर्डर पे लाके छोड़ना पड़ा, मुझ पे ताव देके वापिस आया था अभिनंदन। ये है मोदी सरकार की ताकत, ये है मोदी की ताकत साथियों। नहीं तो 55 साल पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, सरबजीत सिंह की लाश आई थी। अच्छा, एक लास्ट में बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे रहेगा। बट मालूम क्यों कभी कभी एक पत्रकार होने के नाते बहुत सारे लोगों के अपने तर्क रहते हैं। 2-3 चीजें कॉमन हम सबको देखने को मिलती हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है तो उसके प्रचार करने का तरीका बड़ा अलग रहता है। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है, वो हिंदू मुस्लिम करती है, वो धार्मिक मामलों के, वो जातिगत मामलों को लेकर के ज्यादा चीजों को रेज करती है। क्या लगता है हेल्दी डेमोक्रेसी में जात पात, धर्म, मजहब, मंदिर मस्जिद, इसकी चर्चा करना जरूरी है? अब भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट कम मांग रही है, धर्म मजहब जात पात के नाम पर ज्यादा, क्या दिक्कत आ रही है? ये सवाल आपका बिल्कुल आपके हिसाब से सही होगा, मेरे हिसाब से गलत। आपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखा है? यहाँ देख सकते हैं आप, ये भारतीय जनता पार्टी का ऊपर का है और नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग है ये, ठीक है। हमारे मुस्लिम समाज के साथियों की पहचान क्या है? सामने मजार भी देख रहे होंगे, हरे रंग की है। भारतीय जनता पार्टी का जब झंडे का निर्माण हुआ तभी उसने 25% जगह उनको दे दिया। 140 करोड़ की आबादी में 20% मुस्लिम, 20% झंडे के अंदर ही आप दे दिया, तो हिंदू मुस्लिम का तो कोई मामला नहीं था। हाँ, ये भारत है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ की तुलना, गणना, जनसंख्या, उसको समीकरण को बनाए रखना देश के प्रधान सेवक की मजबूरी है, जरूरी है, और ये होना भी चाहिए। कोई धर्म जाति के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी कार्य नहीं करती। अच्छा, जीत को लेकर के क्या लग रहा है? लगातार आप लोगों का जनसंपर्क है, मोदी इस बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं या राहुल गांधी को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है? आपको क्या लगता है? आपको जो जनता 140 करोड़ है आज जो वाहवाही कर रही है, अभिनंदन वापिस आया, 2 देशों का युद्ध हुआ, एक फोन पे रूस, यूक्रेन और रसिया को युद्ध को रोका गया, और उसके बीच में हमारे विद्यार्थी जो वहां पढ़ने वाले थे वो आए। क्या ये राहुल जी करवा सकते थे? राहुल जी युद्ध में झोंक सकते हैं भारत को। चाइना ने इतना हमारा ऑक्यूपाई कर लिया, हमारा एरिया, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया। क्या मजाल है 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो 1 इंची जमीन किसी ने हमारी ऑक्यूपाई करी है? तो आप खुद सोचिए, ये देश सोच वाला देश है, युवाओं का देश है, मेरे युवा साथियों का देश है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब लोग सर्च करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। अपने समाज के लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? 25 तारीख को वोट जब डालने जाएं तो क्या कुछ सोच करके वोट करें और किसको वोट करें? मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा, मैं एक हरिजन समाज से आता हूँ, तो मेरे साथियों, बाबा साहब को अगर पहचान देने का किसी ने काम किया 55 वर्षों में, तो देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। श्री राम मंदिर से पहले पंचतीर्थ बनाए। मैं आपको एक बार और भी इंटरव्यू में बता चुका, दोबारा बता देता हूँ। बाबा साहब ने जहाँ अंतिम सांस ली अलीपुर, बाबा साहब ने जहाँ जन्म लिया महू, बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा ग्रहण करी इंग्लैंड, बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा ली नागपुर, और इंदू मिल, ये पंचतीर्थ बनाए। उसके बाद आप सोच लीजिए कि जातिवाद की खाई को पाटने का अगर कोई काम करता हो नरेंद्र मोदी सरकार। मेरे समाज के लोगों, आपके लिए 5 तीर्थ बनाए मोदी सरकार ने। आप एक वोट देकर उस 5 तीर्थ का आप वो कर्ज उतार सकते हैं, आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। और जरूर आइए, जरूर आइए, जरूर आइए। और याद रखिएगा, अगर किसी सफाई कर्मचारी का, देश का प्रधान सेवक मिलना तो दूर की बात है, लोग उनको देख नहीं पाते नजदीक से, उस प्रधान सेवक ने, अर्जुन जी, उस प्रधान सेवक ने बारात लेके उस दलित समाज के सफाई कर्मचारियों के चरण धोए थे और चरण की मिट्टी को चरणामृत की तरह लगाया। तो मेरा हरिजन समाज इतना कायर नहीं है, मेरा हरिजन समाज इतना डरपोक नहीं है, मेरा समाज इतना वो भी नहीं है कि आंखों को देख के मूल ले जो किया। मेरा समाज, मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं,
उस 5 तीर्थ को याद रखिए। 25 तारीख को उस 5 के बदले एक सिर्फ आपने करना है, आंख मूंदिए, मोदी के उस 5 तीर्थ को देखिए, उन 5 सफाई कर्मचारियों के चरण छूते हुए देखिए मेरे हरिजन साथियों, और उस चरणामृत को माथे लगाते हुए देख के उसके बदले सिर्फ एक बार कमल का बटन दबा दिए। और मेरा 100% ये दावा है अर्जुन जी, मेरा हरिजन समाज उस बदले 5 कामों के बदले 5 तीर्थ के बदले 25 तारीख को कमल का बटन दबाएगा, 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 दबाएगा। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली की राजनीति में मजबूत स्तंभ रखने वाले जनार्दन जाटव थे और लगातार मछलीशहर लोकसभा में इनका जनसंपर्क चल रहा है। खैर, इन्होंने जो कुछ कहा उसे तो हम लाइव टेलीकास्ट आपको जरूर इस खबर के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन जब 4 जून को मतगणना होगी तो आप भी टीवी पर बैठ करके देखिएगा कि इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी या फिर एनडीए की। नमस्कार।